नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वीडियो तक हमने जो है केमिस्ट्री के 2 पार्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और अम्ल क्षारक लवण, फिर बायो के 2 पार्ट, जैव प्रक्रम और नियंत्रण और समन्वय, छठा और सातवां पार्ट थे जो उनके बारे में पढ़ा। उनमें जो चित्र थे बायो के, उनके मैंने आपको भेजे थे। उम्मीद करता हूँ आपने सब वो बनाए होंगे और उनको बनाने का अभ्यास किया होगा। इसके बाद हमारे फिजिक्स के पार्ट चलेंगे, अब 2, 10वां और 11वां। ठीक है, तो ये इसी क्रम में चलते हैं, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, 2 फिजिक्स, फिर इस तरह से दोबारा से 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, 2 फिजिक्स चलेंगे। ठीक है, तो अब हम ये पार्ट 10वां स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जो इस पार्ट के अंदर जो सूत्र दिए गए हैं, जिनसे जो है हमारे आंकिक प्रश्न और अन्य जितने भी जो डेरिवेशन हैं, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, लेंस की क्षमता, दर्पण की क्षमता, आवर्धन, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सब हमको डेरिवेशन और इनके जो हैं आंकिक प्रश्न करने को मिलेंगे। तो इससे पहले इनको समझ लेते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये सूत्रों की एक छोटी सी डायरी बनाने को कहा था, जिसमें नोट करने को कहा था। तो आप लोग एक छोटी सी डायरी बना लेंगे, जिसमें फिजिक्स के आपके जो फॉर्मूले होंगे वो आपने नोट करने हैं, एक छोटी सी डायरी बस। ठीक है, तो अभी जो है इस पार्ट को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपने जो है सारा जो है अपनी फेयर कॉपी पे नोट करने हैं, सूत्र वगैरह जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र आता है इसमें कि वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, अब हमको गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है और हमसे पूछा गया है फोकस दूरी निकालो। तो फोकस दूरी को हम एफ से शो करते हैं। तो एफ इक्वल टू होता है R/2, यानी कि जो त्रिज्या दी गई होती है उसके बट्टे 2। ठीक है, और उसका जो मात्रक होता है फोकस दूरी का, वो सेंटीमीटर में निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है हमारा अपवर्तनांक सूत्र, यानी कि कोई अपवर्तनांक है, तो बाद में समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता करके। अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से शो करते हैं, इक्वल टू प्रकाश की चाल वो क्या स्मॉल c से, जो वायु में होती है। दूसरा प्रकाश की चाल v, जो कांच में होगी या अन्य किसी माध्यम में भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल n इक्वल टू c/v, यानी अपवर्तनांक, c प्रकाश की चाल और v प्रकाश की चाल कांच में या किसी अन्य माध्यम में। ठीक है, ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक, अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से शो करते हैं। ठीक है, लेंस की शक्ति भी बोलते हैं इसको, लेंस की क्षमता भी बोलते हैं। इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी कि 1 फोकस दूरी। ठीक है, f को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगर हम लेंस की क्षमता निकाल लें तो उसके पीछे हम डायोप्टर डी मात्रक का भी यूज़ करेंगे, यानी कि उसको कैपिटल D से शो करेंगे। ठीक है, फिर आता है लेंस के अपवर्तन का सूत्र। ठीक, तो ये होता है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो जो f मैंने बताया आपको, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे दर्पण लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी आपका आना चाहिए था, लेंस की फोकस दूरी आना चाहिए था। ठीक, तो ये गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी लिखिएगा आप। u इक्वल टू हो गया वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यानी कि जहाँ वस्तु रखी गई है तो वस्तु और दर्पण, जहाँ पे इमेज बनती है, दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी हुई है। ठीक है, u, इसे स्मॉल u से शो करते हैं। ठीक है, फिर आता है v हुआ आपका प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दर्पण से दूरी, उसको स्मॉल v से शो करेंगे। तो इस तरह से लेंस के अपवर्तन का सूत्र होता है। ठीक, फिर आता है दर्पण के परावर्तन का सूत्र। ठीक है, वो लेंस का सूत्र था, माइनस लगाता है, दर्पण वाले में प्लस लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और जो इसमें ये चीज़ दी गई है वो सेम इसकी जैसी होती है, सिर्फ चेंजेस ये हो जाता है कि यहाँ पर आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं दर्पण की फोकस दूरी, ये सही लिखा था, सिर्फ इसमें परिवर्तन है, यहाँ पे लेंस आना चाहिए था, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, और ये बाकी दोनों सेम ही हैं, और वैसे यहाँ पर आना चाहिए आपका। ठीक है, दर्पण के फोकस दूरी हो गई है f, और ये दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, फिर आगे छठा सूत्र लेंस का आवर्धन सूत्र। तो आवर्धन को हम स्मॉल m से शो करते हैं, इक्वल टू h'/h इक्वल टू v/u। तो जहाँ पे h' है वो प्रतिबिंब का आकार है हमारा, जो प्रतिबिंब का आकार है उसको हम h' से शो करते हैं, और h को वस्तु के आकार से शो करते हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो v, मैंने आपको बताया v प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u
वस्तु की दूरी होती है। इसलिए वस्तु के सामने वस्तु के प्रतिबिंब के सामने वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार के सामने प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसको लिखेंगे, इसलिए इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है दर्पण का आवर्धन सूत्र। ये तो हुआ लेंस का आवर्धन सूत्र। अब दर्पण का होता है m=s/h। सेम उसी तरह के होंगे इसमें भी। इसमें सिर्फ क्या अंतर रहता है कि माइनस आ जाता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, तो -v/u। ठीक। अब इसमें नोट्स हैं कुछ, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। यदि प्रतिबिंब का आवर्धन हमें धनात्मक मिल रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब का आवर्धन हमें ऋणात्मक मिल रहा है तो वो जो प्रतिबिंब होगा हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक। इसमें एक और सूत्र है कि संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी कि हमको जब एक से अधिक लेंस दिए गए हैं और उनकी टोटल जो है क्षमता निकालने को कह रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है P=P1 + P2। अगर P2 से ज़्यादा दी गई है P3 P4 भी हो सकता है। ठीक। तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है P=P1 + P2 + P3। इस तरह से जितने भी दिए हों उसके हिसाब से बढ़ते रहते हैं। एक नोट डाला है मैंने यहाँ पे कि अवतल लेंस हमेशा जो होता है ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस ऋणात्मक और उत्तल लेंस धनात्मक होता है। ठीक है, तो बाकी हमने आज इस चैप्टर के पहले वो सूत्र उत्तर जान लिए हैं। अब हम चैप्टर में जो मेन पॉइंट हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो जानेंगे कल की वीडियो में।